अभिप्रेरणा, अधिगम और अभिप्रेरणा। अधिगम और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक प्रकार से किसी भी व्यवहार को गतिशीलता प्रदान करने वाला प्रत्यय है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के मोटम से बना है। इसका अर्थ टू मूव, गति देना या धक्का देना होता है। किसी भी मानवीय व्यवहार में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रारंभ में जो शक्ति उपयोग में आती है उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। कुछ सदियों पहले यह एक प्रकार का राज सेक्रेट था कि आखिर प्राणी कार्य करता क्यों है। तब सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री अब्राहम मैस्लो ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मांग पूर्ति का विचार दिया। उसी से मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अभिप्रेरणा जैसे शब्द पर गया और इंग्लैंड के ही मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले इसे परिभाषित किया। अभिप्रेरणा एक प्रकार का व्यवहार में गतिशीलता प्रदान करने वाला प्रत्यय है, जो अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन से बना है, लैटिन भाषा के मोटम से बना हुआ है। मतलब अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन जबकि लैटिन भाषा का मोटम से बना है। इसका अर्थ है टू मूव, मतलब गति देना या किसी चीज़ में धक्का देना होता है एक प्रकार से। किसी भी मानवीय व्यवहार में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को प्रारंभ में जो शक्ति उपयोग में आती है ना, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। कुछ सदियों पहले एक प्रकार का राज सेक्रेट में था कि आखिर प्राणी कार्य करता क्यों है, मतलब क्यों करता है कार्य, प्राणी आखिरकार कार्य क्यों करता है। तो सबसे पहले इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री था अब्राहम मैस्लो। ये अर्थशास्त्री थे, इसने अर्थशास्त्र क्षेत्र में मांग पूर्ति का विचार दिया। उसी से मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अभिप्रेरणा से जैसे शब्द पर गया और इंग्लैंड के ही मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले इसे क्या किया था मोटी परिभाषित किया था। मैकडूगल अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं होती है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब मैकडूगल अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं होती है जो हमें कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। श्रीमती गुड एनएफ किसी कार्य के आरंभ करें, जारी रखने व नियमित बनाने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। मतलब किसी कार्य को आरंभ करने और जारी रखने नियमित बनाने की प्रक्रिया ही क्या है, अभिप्रेरणा है। भाई अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को आरंभ करें या जारी रखने, आरंभ करें या जारी रखने या नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया। मतलब एक बार कार्य आरंभ कर दिया और आरंभ कार्य को जारी रखे और उसको नियमित रखे, मतलब उसके ऊपर नियमित के साथ साथ में नियंत्रण रख दे। मतलब ऐसे कार्य जिस पर नियंत्रण रख दे और नियमित बनाने की प्रक्रिया हो, तो ऐसा कार्य क्या होता है, गुड होता है। इसलिए गुड से याद रखना, गुड कार्य वही होगा जो नियमित रहे, आरंभ करे, जारी रखने और नियमित चलता रहे, वो कार्य क्या होता है, गुड होता है। इसलिए गुड से शब्द याद रखना ऐसे। स्कीनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग हृदय स्वर्ण पथ है। देखिए इसको याद करने का तरीका, देख सीमा, इसको याद करने का तरीका है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। राजमार्ग पर कौन चलता है, नर चलता है। कौन चलता है, नर। कौन चलता है, नर कहाँ चलता है, राजमार्ग पर चलता है। और उस नर में क्या होता है, हृदय होता है, दिल नर में होता है ना, और वही स्वर्णपत होता है ना। सही है ना बात, कि नर में दिल होता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के कारक। अभिप्रेरणा के लिए जो तत्व कार्य करते हैं उन्हें अभिप्रेरणा के कारक या प्रेरक कहते हैं। मूल रूप से ये प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। तो आंतरिक प्रेरक कौन से हैं, बाह्य प्रेरक कौन से हैं, तो एक एक चलेंगे। आंतरिक प्रेरक, आंतरिक प्रेरक वे प्रेरक जो दैहिक प्रकार के होते हैं और शारीरिक दशाओं को दर्शाते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम आदि इस श्रेणी में आते हैं, तथा इनके पैदा होने के बाद प्राणी निश्चित रूप से उस कार्य को करता ही है, इसलिए सकारात्मक प्रेरक कहलाते हैं। मतलब वे प्रेरक होते हैं जो दैहिक प्रकार के होते हैं, जो शारीरिक दशाओं को दर्शाते हैं
मतलब ये कार्य होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, शुरू से ही होते हैं। मतलब ये हमारे जन्म लेते हैं ना, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, नींद आना, भूख, प्यास, नींद, काम, ये जो हमारे कार्य कैसे होते हैं, शुरू से हो जाते हैं। और वो हमेशा कैसे होते हैं, सकारात्मक प्रेरक होते हैं। सकारात्मक हमेशा सकारात्मकता की ओर बढ़ाते हैं। आंतरिक प्रेरक के बाद में मतलब बाह्य प्रेरक। बाह्य प्रेरक वे कारक जो सामाजिक वातावरण की उपज है और बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सत्ता, पुरस्कार आदि। इनके कारण व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, परंतु यह आवश्यकता नहीं कि कार्य भी होगा ही, इसलिए उन्हें नकारात्मक प्रेरक कहते हैं। मतलब बाह्य प्रेरक होते हैं जो हमको बाहर से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। मतलब सामाजिक वातावरण की उपज है जो समाज से हमको मिलते हैं, वो बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम कोई पद मिलता है, कोई प्रतिष्ठान, सम्मान, मान सम्मान, सत्ता, पुरस्कार आदि, इनके कारण व्यक्ति प्रेरित होता है। मतलब मिलने के कारण व्यक्ति क्या होता है, प्रेरित होता है। और जब प्रेरित होता है तो कार्य करता है, मतलब कार्य करने का आकर्षित होता है। मिलेगा तभी कार्य करेगा क्या, परंतु ये आवश्यक नहीं कि कार्य, आवश्यक नहीं कि कार्य भी होगा, इसलिए उन्हें नकारात्मक प्रेरक की श्रेणी में रखा गया था। बाह्य प्रेरक को नकारात्मक, जबकि जो आंतरिक कार्य है उनको सकारात्मक श्रेणी में रखा गया है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरक, इनके द्वारा प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। मतलब अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक होते हैं जो हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद, काम, है ना। जो कि अर्जित प्रेरक जो बाद में अर्जित करते हैं, सम्मान, मान सम्मान, दंड, पद, प्रतिष्ठान जो होते हैं। थॉमसन। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। तो स्वाभाविक प्रेरक क्या है, वे प्रेरक जो व्यक्तिगत होते हैं और व्यक्ति की आदत या स्वभाव के कारण से प्रेरित करते हैं। ऐसे प्रेरकों को स्वाभाविक प्रेरक कहते हैं, जैसे खाना पीना, खेलना, पढ़ना, मनोरंजन करना। मतलब स्वाभाविक वे प्रेरक जो व्यक्तिगत होते हैं और व्यक्ति की आदत में, मतलब स्वभाव के कारण से प्रेरित करते हैं। मतलब आदत पड़ जाती है एक प्रकार से, खाना पीना की, खेलना की, कूदना की, पढ़ना, मनोरंजन, ये हमारे स्वाभाविक क्रिया है जो व्यक्ति में एक प्रकार स्वभाव में आने के बाद में स्वतः खुद ही करने लग जाता है। मतलब आदत पड़ जाती है, वो आदत वाली क्रियाएं होती हैं। तो खाना पीना, खेलना, पढ़ना, मनोरंजन होते हैं। और दूसरे होते हैं कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक क्या है, वे प्रेरक जो बाह्य वातावरण से अर्जित होते हैं, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार आदि। मतलब थॉमसन के अनुसार जो जो प्रकार के होते हैं कृत्रिम प्रेरक, जो हमको बाहर से मिलते हैं, मतलब बाह्य वातावरण से अर्जित किए जाते हैं, पद, प्रतिष्ठान, सम्मान, पुरस्कार आदि। अब पढ़ेंगे गेट्स के अनुसार। तो क्या कह रहा है गेट्स, तो गेट्स हमारे गेट बताता है। गैरेट के अनुसार 3 प्रेरक होते हैं, दैहिक प्रेरक, संवेग, क्रोध, भूख आदि। दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, मूल प्रवृत्तियाँ, युयुत्सा, पलायन, भोजनावेशण, जिज्ञासा आदि। तीसरा सामाजिक प्रेरक, सामाजिक आदर्श, प्रेम, दया, सहयोग। मतलब दैहिक प्रेरक होते हैं जो हमारे संवेग के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि क्रोध। अब कहता है मतलब गुस्सा क्यों होता है मोटी तुझे, मतलब क्रोध, भूख आदि होते हैं दैहिक प्रेरक होते हैं। जो कि मनोवैज्ञानिक जो प्रेरक होते हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार, जैसे कि मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति, जैसे कि युत्सा, पलायन, भोजन अन्वेषण, जिज्ञासा, किसी चीज जानने की जिज्ञासा भी होती है ना वो। सामाजिक प्रेरक होते हैं जो हमारे सामाजिक एक आदर्श के कारण बने होते हैं, जैसे कि प्रेम, दया, सहयोग होते हैं। अब अभिप्रेरणा के चक्कर होते हैं। देखिए अभिप्रेरणा के 3 चक्कर होते हैं। एक तो हमारे पास चालक, इसको हम प्रेरक या अणोद या अंतरोन्नोद बोल सकते हैं। दूसरा प्रोत्साहन, तीसरा हमारा जो नीड है। देखिए किस प्रकार का बना हुआ है, मोटिव शब्द बराबर का नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। जब एक प्राणी के लिए कोई अभिप्रेरणा चक्कर काम करता है तो
उसके निम्न 3 सोपान होते हैं। अब 3 सोपान कौन कौन से होते हैं जो आवश्यक होते हैं? अभिप्रेरण चक्कर काम करता है तो उसे निम्न 3 सोपान होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आवश्यकता। जब भी किसी प्राणी को कोई कमी या अधिकता महसूस होती है तो उसे उसकी आवश्यकता कहते हैं। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जब हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो यह शरीर की आवश्यकता है। और यदि तुझे भूख लग रही है तो तुझे भी तो जरूरी होगी ना भोजन की। तो कुछ भी हो, आवश्यकता हमको किसी की पड़ सकती है। जैसे कि भूख लगे तो भोजन की आवश्यकता। तो इस प्रकार की आवश्यकता पर कार्य करे। जब किसी प्राणी को कोई कमी या अधिकता महसूस होती है तो उसकी आवश्यकता करते कहते हैं। मतलब किसी की आवश्यकता, मतलब एक व्यक्ति को भूख लग रही है तो उसको किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? भोजन की। भोजन की। दूसरे चलता है चालक। चालक आवश्यकता के समय प्राणी में एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है। इस तनाव को चालक कहते हैं। जैसे शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी होने पर भोजन की आवश्यकता के समय हमें भूख रूपी तनाव पैदा हो जाता है। मतलब चालकता वो होती है, अब एक मान लो हमको भूख लग रही है और हम क्या चाहिए? भोजन। अब इसमें चालक का काम कौन करेगा? मतलब शरीर करेगा या भूख करेगा? कौन करेगा? किसके कारण हम भोजन खाएंगे? एक व्यक्ति से मान लो ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति को क्या लग रही है? भूख लग रही है और यहाँ रखा है भोजन। यहाँ रखा है भोजन। देखिए ये व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? क्या है आवश्यकता? भोजन। अब देखिए ये भूख है ना, ये भूख इसकी चालकता को बढ़ाएगा यहाँ, क्योंकि व्यक्ति चल जाएगा। वो क्या क्या बढ़ाएगी? भूख। पता है बस को ड्राइवर ले जाता है या बस जाती है खुद? ड्राइवर। तो इसी प्रकार व्यक्ति खुद नहीं जाता, भूख लेके जाता है कहाँ? भोजन के पास। तो आवश्यकता के समय, मतलब आवश्यकता के समय प्राणी में एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है, मतलब भूख के टाइम पर। और इस तनाव को चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी होने पर भोजन की आवश्यकता के समय, भोजन की आवश्यकता समय क्या? भूख रूपी तनाव, जब भूख है ना, ये तनाव पैदा हो जाता है, एक प्रकार तनाव। और जिसे हम मच जाते हैं ना तो वो क्या होता है? हमारी चालकता कहलाती है। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन जब प्राणी में कोई चालक पैदा हो जाता है तो उस चालक को समाप्त करने के लिए प्राणी को कोई वस्तु लेनी पड़ती है या क्रिया करनी पड़ती है। जैसे भूख लगने पर हम लोग भूख को शांत करने के लिए भोजन करते हैं। जब जब प्राणी को प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है तो वह आवश्यकता पूर्ति हो जाने से संतोष की प्राप्ति कर लेता है और अभिप्रेरणा चक्र पूरा हो जाता है। मतलब प्रोत्साहन वो होता है कि जब प्राणी में कोई चालक पैदा हो जाता है, भूख लग रही है, और उस चालक को समाप्त करने के लिए, मतलब भूख को समाप्त करने के लिए प्राणी को कोई वस्तु लेनी पड़े। भाई सब लेनी पड़ेगी ना, क्रिया क्रिया करनी पड़ेगी, मतलब काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? भूख लगने पर भोजन खाना पड़ेगा, जब भी भूख शांत होएगी। जब प्राणी को प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है, जब प्राणी को प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाने से, मतलब आवश्यकता में क्या थी? भोजन। अब भोजन मिल गया है तो हमें क्या मिल जाएगा? जब क्या मिल जाएगा भाई? जब भूख लग रही है तो भोजन मिल गया तो हमको संतोष मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा अभिप्रेरणा चक्कर भी पूरा हो जाएगा। अभिप्रेरणा एक प्रकार का मोटिवेशन है, मतलब ये हमारा जो वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, हमारे संतोष हो जाएंगे हम किसी चीज़ को लेने के बाद में, तो वही अभिप्रेरणा का चक्कर है एक प्रकार से ही। अब हम प्रेरणा का सिद्धांत देखते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन सा सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने। फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सिगमंड मनुष्य फ्रायड के अनुसार मनुष्य दो प्रकार की प्रवृत्तियों का भंडार होता है। क्या होता है? इनमें से जो प्रवृत्ति पैदा हो पैदा हो जाती है, जाती है उसी प्रकार के कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। ये प्रवृत्तियां निम्न है। तो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? ईरोज और धनेटास। ईरोज का मतलब होता है कि जन्म से निर्माणात्मक, संबंधित। तो जन्म से संबंधित होता है, मतलब अच्छे कार्य के लिए। और धनेटास विध्वंसात्मक मृत्यु से संबंधित बुरे कार्य करे। बुरे कार्य के लिए। हमने पहला देखा था मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था?
फ्राइड ने मतलब सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य दो प्रकार की प्रवृत्तियों का भंडार होता है। इनमें से जो प्रवृत्ति पैदा हो जाती है ना, उसी प्रकार के कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। ये प्रवृत्ति निम्न प्रकार के इरोज और देनेटाज जन्म से संबंधित होते हैं और मूर्ति से संबंधित होते हैं। अच्छे कार्य जन्म से संबंधित, तो बुरे कार्य के लिए मूर्ति से संबंधित होते हैं। देखिए अब देखते हैं चालक का सिद्धांत। क्लॉर्क के लियोनार्ड। ये हल को साफ याद रखना, हल कौन सा। अब देखते हैं इसको हम शॉर्टकट में सी हल हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी हल हल बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी में चालक अधिक तीव्र होता है तो प्राणी ज़्यादा प्रेरित होकर किसी कार्य के लिए आगे बढ़ता है, और यदि प्रेरक कमजोर होता है तो प्राणी उसी अनुपात में या कम प्रेरित होता है। जैसे हम लोग भूख तेज होने पर भोजन की तरफ जल्दी जाने का प्रयास करते हैं और कम होने पर ध्यान नहीं देते। अरे भाई आओ, ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा भागना जल्दी जल्दी से ना, ज़्यादा तेज गति से भूख लगेगी तो। अभी ये टाइम पे ना तू भूख लग गया, मतलब मैगी बन रही थी तो मैगी के मारे जल्दी भाग सका सा। रात को मैगी लग मिला ना तभी भूख लग गया, मतलब ज़्यादा तेज भूख लग गई तो जल्दी भागांगा। ये भंडारों कौन चाल रहे हैं अपन। मतलब चालकता का सिद्धांत यह है कि जितने तेज तीव्र कोई भी कार्य प्रेरित जब होता है, आगे जब बढ़ता है, जब उस कार्य के लिए प्रेरक तेज होगा तो तेज गति से भागेंगे, और प्रेरक कमजोर हुआ तो एक प्रकार का मोटिवेशन ही, मतलब भूख तेज लग रही है तो जल्दी भागूंगा, और भूख कम लग रही है तो खा लेंगे बाद में, है ना। तो एक ध्यान कम दे, वहाँ ध्यान कम जाता है, वहाँ पर कम। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने। अब स्किन खराब नहीं करनी है। जब भी कोई उद्दीपक हमें प्रभावित करता है, जब भी कोई उद्दीपक हमें प्रभावित करता है तो उसके प्रभाव के कारण होने वाली अनुक्रिया हमारे व्यवहार को आगे बढ़ाती है। क्या करती है? व्यवहार को आगे बढ़ाती है। अर्थात किसी भी कार्य को करने में उद्दीपन अनुक्रिया को योगदान होता है। उद्दीपन का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। और अनुक्रिया का मतलब होता है कोई कार्य करता, मतलब क्रिया करना है एक प्रकार से। हमारे लक्ष्य के लिए जो क्रिया करना है, लक्ष्य के लिए क्रिया करें, मतलब हमारा जो लक्ष्य क्या होगा ये टाइम पे? एग्जाम पास करना है ना, नौकरी लगना, जॉब लगना, रीट निकालना। जब भी कोई उद्दीपक हमें प्रभावित कराए, उद्दीपक हमारे कोई भी लक्ष्य हमें प्रभावित करता है और उसके प्रभाव के कारण, मतलब रीट के कारण होने वाले अनुक्रिया, होने वाला जो हमारा काम है, हमारे व्यवहार को आगे बढ़ाती है। और किसी भी कार्य करने के लिए उद्दीपन जो हमारा लक्ष्य है वो अनुक्रिया को योगदान होता है एक प्रकार से। हमारा लक्ष्य क्या है? अनुक्रिया में योगदान करता है एक प्रकार से, वही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। मतलब उद्दीपन के लिए, लक्ष्य के लिए क्रिया करना, वही सिद्धांत ही हमारा स्किनर साहब जी का है। ऐसे रखना, नर साहब जी का, नर नर ये काम करता है भाई साहब, क्यों? उसको बाद में तो कमाना पड़ेगा ना, इसलिए करना पड़ा है। प्रोत्साहन का सिद्धांत कौन? प्रोत्साहन सिद्धांत बताओ। बॉल्स एम कॉफमैन। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी कार्य को इसलिए करता है कि उस कार्य को करने में हमें उसे प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। प्रोत्साहन के अभाव में अभिप्रेरणा चक्र पूरा नहीं हो सकता। प्रोत्साहन का सिद्धांत यह कहता है, दिया था इसने किसने दिया था? बॉल्सहैम कॉफमैन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी कार्य को इसलिए करता है, किस लिए कर रहा है? कि उस कार्य को करने से उसे प्रोत्साहन की प्राप्ति मिलती है, मोटिवेशन मिला है इस प्रकार से। और प्रोत्साहन के अभाव में, यदि प्रोत्साहन नहीं मिला तो उसके अभाव में हमारा अभिप्रेरणा चक्र भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रोत्साहन होना जरूरी है, अभिप्रेरणा के लिए प्रोत्साहन होना जरूरी है। यदि प्रोत्साहन नहीं है तो अभिप्रेरणा का चक्कर भी पूरा नहीं होगा। तो प्रोत्साहन के बगैर अभिप्रेरणा क्या होगा? हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रोत्साहन जरूर रहना अभिप्रेरणा पूरा करने के लिए। तीसरा है उपलब्धि
अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब देखिए हमारे पास उपलब्धि पर पहुंच ले। अब उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने देता? डेविड सी मैकक्लेलैंड व एटकिंसन। जब भी व्यक्ति या प्राणी के सामने कोई अवसर की उपलब्धता होती है तो हम प्राणी अवसर की उपलब्धता के कारण प्रेरित होकर के उस अवसर की दिशा में कार्य करता है। अरे बताओ भाई, हमारा जब व्यक्ति ही ये प्राणी के सामने कोई अवसर की उपलब्धता है, अवसर चाहिए भाई साहब, 20,000 हमारे पास वैकेंसी है, ये अवसर ही है ना। और प्राणी अवसर की उपलब्धता के कारण प्रेरित होता है कि हमको तो जॉब लेनी है और लग जाएगी, इसे प्रेरित होकर उस अवसर की दिशा में कार्य करता है। मतलब वर्तमान में 5,000 वैकेंसी है और सरकार घोषणा कर दे 20,000 वैकेंसी आ रही है, तो मतलब पहला तो तैयारी कम करो जो, लेकिन हम कहाँ करो तैयारी और तेज गति से करो जाओगे, मतलब प्रोत्साहन मिल जाओगे इस प्रकार से उपलब्धि की ओर भागोगे कि जब प्राणी को सामने अवसर मिल रहा है ना, तो प्रेरित हो जाता है और प्रेरित होकर अवसर की दिशा में कार्य करना लग जाता है। तो वही क्या है, हमारे उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ये हमारा डेविड सी मैकिल लैड का है और एंटिकिसन साहब जी दोनों ने दिया था। 30 सट्टा चलता है हमारे पास। आवश्यकता पदानुक्रम मांग पूर्ति का सिद्धांत। अब देखिए आवश्यकता पदानुक्रम मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो, इंग्लैंड के। अब्राहम मैस्लो साहब जी इंग्लैंड का ही, ब्रिटेन अंग्रेज आदमी था क्या? इनके अनुसार जीवन में कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अर्थशास्त्री के लिए कार्य करता है और इसकी आवश्यकता एक निश्चित क्रम में जैसे जैसे पूरी होती जाती है व्यक्ति चरम सुख की प्राप्ति करता है, जिसे आत्म सिद्धि कहा जाता है। भाई चरम सुख मिल जाओगे तो आत्मा को सिद्धता ही मिल जाएगी ना। देखिए आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत क्या होता है? हमारी मांग की पूर्ति हो जाती है। मतलब इनके अनुसार जीवन में कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अर्थशास्त्री के लिए कार्य करता है, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करे, समझ लेना है। और इसकी आवश्यकता एक निश्चित क्रम में जैसे जैसे पूरी होती जाती है, मतलब आवश्यकता जैसे जैसे हमारी निश्चित क्रम में क्या होती है, पूरी होती जाती है, व्यक्ति चरम सुख की प्राप्ति करता है, मतलब बिल्कुल सुख प्राप्ति करने से होता रहता है और जिसे आत्म सिद्धि कहा जाता है ना। देखिए किस प्रकार के होते हैं ये हमारे पास। प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है? देखिए 5 प्रकार की आवश्यकता होती है हमारे पास। 5 प्रकार की आवश्यकता होती है जो हमारे जीवन के लिए। 2 प्राथमिक आवश्यकता है और द्वितीय का आवश्यकता है। प्राथमिक आवश्यकता हमारे दैहिक आवश्यकता है। दैहिक मतलब हमारे क्या बोलते हैं, भोजन कपड़ा है ना, ये से होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दैहिक आवश्यकता होती है। जबकि दूसरे नंबर की ये चीज़ मिल जाए फिर सोचा है भाई हमारे लिए सुरक्षा भी होनी चाहिए, मकान और खाने भी होने चाहिए ना। तो इस प्रकार का ये हो जाएगा सुरक्षा वाला। फिर स्नेह की आवश्यकता, प्यार प्रेम सम्मान की, है ना, स्नेह मतलब प्यार प्रेम का हो गया। फिर 4 नंबर का सम्मान की आवश्यकता, भाई हमको समाज में क्या होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे पास आत्म सिद्धि होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आत्म सिद्ध होना चाहिए। ये हमारा उच्चतर आवश्यकता है आत्म सिद्धि। लास्ट का आत्म सिद्धि क्या है, आत्म सिद्धि। देखिए प्राथमिक आवश्यकता हमारे पास दैहिक और सुरक्षा, और द्वितीय आवश्यकता हमारे स्नेह की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता है। देखिए कैसे चलेंगे, इसको याद करने का तरीका चलो मैं बताता हूँ। इसके अंदर 2 अक्षर है, दैहिक आवश्यकता सुरक्षा आवश्यकता। जब कि दूसरे नंबर पहुँचेंगे तो स्नेह की एक की नंबर क्या आ जाएगा, समझ लें द्वितीय आवश्यकता हो गया ना। तो याद करना है हमको, कैसे भी याद करना है। और हमारा लास्ट में हमारी जो मिलती है वो आत्मा सिद्धि है। आत्मा सिद्धि हमारे क्या है, सबसे उच्चतर आवश्यकता है। यदि आत्मा कोई हमारे पास सिद्धि हो गया, आत्मा ही सिद्धि हो गया, तो पूरी आवश्यकताएं पूरी हो गई ना। तो उस तरह आवश्यकता यही है भाई साहब, क्या है, उस तरह आवश्यकता। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है किसने दिया था? 7 नंबर का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है विलियम मैकडूगल साहब जी ने दिया था। विलियम मैकडूगल। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिनसे प्रेरित होकर एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है तथा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी संवेग से संबंध होता है। मतलब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने दिया था। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है इसके अनुसार, और जिनसे प्रेरित होकर के व्यक्ति किसी कार्य को करता है, मतलब जो प्रेरित होता है और व्यक्ति उस कार्य करता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पीछे एक संवेग से संबंध होता है आपस में, मतलब मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है संवेग से। अब देखते हैं संवेग क्या होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है। जैसे कि बह, यदि शेर आ गया तो मोटी बह होएगा कि नहीं होगा, पलायन करेगा, मुझसे नहीं करेगा।
तो पलायन कर जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा ना। पलायन का मतलब होता है भागना। तो भय हुआ तो पलायन कर जाएगा। तो भय के कारण ही तो भय हमारे पास जो संवेग पैदा करता है, तो हमारे पास पलायन हो जाता है वापस से। क्रोध, बताओ, युद्ध सा मतलब युद्ध कब करता है आदमी? जब क्रोध आएगा तभी करेगा ना। तो संवेग उत्पन्न होता है, क्रोध आता है तभी तो क्या करता है, तो युद्ध सा होता है। मतलब हमारे पास संवेग क्या है, क्रोध है, ठीक है ना। और युद्ध सा जब होती है भूख, भूख से क्या होता है, भोजन, भोजन चाहिए। भूख लगने पर क्या चाहिए हमें, भोजन चाहिए। आश्चर्य चीज, आश्चर्य चीज के लिए जिज्ञासा। घृणा हो जाती है तो निवृत्ति हो जाती है, घृणा छोड़ देते हैं किसी चीज को ना, ग्रहण होने पर निवृत्ति। वात्सल्य, वात्सल्य के लिए हमको संतानुपत्ति चाहिए। और स्वामित्व के लिए संग्रहण, कामुकता, कामवर्ती। और कृतिभाव के लिए रचनात्मकता, आत्महीनता के लिए दैन्यता, आत्मविभान के लिए गौरव चाहिए। करुणा के लिए हमारी शरणागति, शरण में आगत, है ना, किसी के शरण जाने के लिए। और एकांकीपन के लिए हमारे सामूहिकता चाहिए। भाई एकांकीपन हटाने के लिए समूह, समूह में एक से निकलना, एक से हट करके समूह में जाना है, तो एकांकीपन से सामूहिकता जाएंगे। आमोद के साथ हैं, आमोद है तो हमारे पास हंसिया, हंसी मजाक में जाएंगे। तो ये हमारे 14 प्रकार हो गया। इसको लिख लिख करके याद करना पड़ेगा, बस हो जाएगा ऐसे याद। तो ये हमारा अभिप्राय है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन खत्म होता है शॉर्टकट में। क्या मिनट लगेगी, 26 मिनट और 48 सेकेंड लगेगी।